नमस्कार साथियों, विकास कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 के बारे में आज देखेंगे। चैप्टर का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं या आर्थिक क्रिया का क्या अभिप्राय है। देखिए वहाँ पे क्वेश्चन आएगा आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए आंसर आपका उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। देखिए क्या होता है, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, अनंत है, जबकि उसको पूर्ति करने का जो साधन है वो क्या होता है, सीमित होता है। ठीक है, तो उसी सीमित साधनों में मनुष्य ऐसा उपयोग करता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि मिल सके। तो वही है, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है आर्थिक क्रिया के प्रकार। तो देखिए आर्थिक क्रिया के प्रकार को अलग अलग भागों में यहाँ बांटा। पहला होता है उपभोग। उपभोग क्या होता है, वस्तुओं का उपयोग करना ना। तो देखिए उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। जैसे भोजन करना, कपड़ा पहनना आदि उपभोग की क्रिया। जैसे देखिए आप उपभोग व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, कोई एक व्यक्ति अगर उपयोग करे तो व्यक्तिगत, सामूहिक अगर दो चार या तो पूरे फैमिली मिलकर उसको उपयोग करे तो क्या हो जाएगा, सामूहिक। तो व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया था। देखिए जब तक कोई वस्तु में अगर उपयोगिता नहीं होगा तो आप उसका उपयोग करेंगे क्या। तो उसमें कोई भी वस्तु में अगर उसका उपयोगिता है तब आप उसका उपयोग करें। मान लीजिए रोटी आप खा रहे हैं तो उसमें उपयोगिता है कि आपको भूख को दूर कर देगा। आप पानी पी रहे हो मतलब उसमें उपयोगिता है कि आप पानी पी रहे हैं, आपको प्यास दूर कर देगा। हर वस्तु में उपयोगिता पाया जाता है। तो वो वस्तुओं में निहित उपयोगिता का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, उपभोग। नेक्स्ट है आपका दूसरा पॉइंट उत्पादन। देखिए उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है। देखिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोगिता या तो मूल्य में वृद्धि करना। जैसे देखिए अगर एक दर्जी है वो कपड़ा को काट करके शर्ट बना दिया तो उसका मूल्य में वृद्धि हो गया कि नहीं। उसी तरह उपयोगिता, मान लीजिए कि अगर जंगल में लकड़ी रखा हुआ तो वहाँ उसका कोई काम है क्या, या तो वहाँ पे कोई ऐसा पत्थर है तो उसका तो कोई उपयोग नहीं, बट आप उसको घर ले आए तो आपका क्या हो गया, उसका उपयोगिता में वृद्धि हो गया। जैसे एक बढ़ई द्वारा लकड़ी को चीर करके उसका कुर्सी मेज बना दिया, ये सब क्या है, उत्पादन का उदाहरण है। नेक्स्ट है विनिमय। तो विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है। यह क्रय विक्रय अधिकांशतः मुद्रा द्वारा किया जाता है। विनिमय की इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहते हैं। देखिए विनिमय क्या होता है, पहले हमारे यहाँ विनिमय कैसे होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। मतलब वस्तुओं को वस्तुओं के द्वारा क्रय विक्रय करना। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में चावल है और आपको कपड़ा खरीदना तो आप क्या करते थे, उसमें चावल लेकर के जाइए और वैसा आदमी को खोजिए जो कपड़ा बेचने वाला हो और चावल खरीदने वाला हो। बट अब क्या होता है, विनिमय मुद्रा के द्वारा। तो जो भी आपको खरीदना पैसा दीजिए आपको मिल जाएगा, कुछ बेचिएगा बदले में आपको पैसा मिल जाएगा। तो विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया था। और यह क्रय विक्रय कैसे होता है, मुद्रा के माध्यम से। नेक्स्ट आपका होता है चौथा पॉइंट आपका है निवेश। तो निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। निवेश द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होती है। जैसे देखिए आप निवेश करते क्यों, भविष्य में आय प्राप्ति को उद्देश्य से। मान लीजिए अगर आप एक सिलाई मशीन खरीदो मतलब क्यों, भविष्य में आप उससे कपड़ा सियोगे और पैसा कमाओगे, वो होता है क्या, निवेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, आप आर्थिक क्रिया को व्यष्टि एवं समष्टि स्तर पर बांटा गया। आर्थिक क्रियाओं को दो भागों में बांट दिया गया यहाँ पे, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव, आर्थिक क्रिया को दो भागों में किसने बांटा, तो रैगनर फ्रिश। कौन, रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश ने आर्थिक क्रिया को इसको दो भागों में बांट दिया, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र।
तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक अथवा एक फर्म के द्वारा उत्पादन की क्रिया, अनेक ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से संबंधित है, जिसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। सिंपल आपको याद रखना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसमें एक व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? जिसमें एक व्यक्तिगत आर्थिक क्रिया का अध्ययन, जैसे एक उत्पादक, एक फर्म इत्यादि, ये कहाँ आ जाएगा? व्यष्टि। जबकि समष्टि में क्या होता है? जिसमें समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा, जैसे संपूर्ण आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय विनियोग। तो ये आपका दे दिया। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे राष्ट्रीय बचत का, राष्ट्रीय विनियोग का, कुल रोजगार का, सामान्य कीमत स्तर का इत्यादि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन में आता है अलग अलग मतलब कौन कौन सा क्या डिफिनेशन दिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है धन संबंधी विचारधारा। तो धन संबंधी विचारधारा कौन कौन दिए? एडम स्मिथ, वॉकर सीनियर। कल्याणवादी विचारधारा किसने दिया है? मार्शल, पिगू, कैनन। दुर्लभता संबंधी विचारधारा क्या है? रॉबिन्स, विकस्टिड। विकास संबंधी कौन दिया? सैमुएल्सन। देखिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ट्रिक डालना। धन संबंधी, तो धन संबंधी अर्थशास्त्र का अध्ययन कौन करता है? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसका कथन है? तो एडम स्मिथ का। किसका हो जाएगा? एडम स्मिथ। अब देखिए कल्याणवादी विचारधारा किसका हो जाएगा? मार्शल का। देखिए कल्याण मतलब एक तरह से आपको कल्याण कौन करता है? माँ कर रही है, माँ से क्या हो गया? मार्शल, याद हो जाएगा। दुर्लभता संबंधी विचारधारा, तो दुर्लभता का मतलब क्या था? कमी। आज जब आपके पास कोई तरह की कमी होगा तो आप क्या करते हो? रोने लगते हो। रोने से मतलब हो जाएगा रॉबिन। दुर्लभता संबंधी विचारधारा रॉबिन। विकास संबंधी क्या हो जाएगा? सैमुएल्सन। देखिए नाम ही पढ़ने से नहीं आ रहा समझ में कि थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी, विकास मतलब सैमुएल्सन। विकास केंद्रित विचारधारा किसका? सैमुएल्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्यष्टि एवं समष्टि में क्या अंतर है। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक सर, माइक्रो इकोनॉमिक। यहाँ पे व्यष्टि और समष्टि में अंतर देखिए। पहला, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उत्पादक। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थशास्त्र की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर। आप क्या सिर्फ माइंड में रखना, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत आर्थिक क्रिया का और समष्टि में संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का। दूसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन होता है। किसका होता है? व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसका तीसरा आपका पॉइंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि समष्टि प्राचल अस्थिर रहते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि प्राचलों को स्थिर मान लेते हैं। 4th नंबर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन किया था। व्यष्टि में किसका? एक वस्तु का निर्धारण होगा, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन होता है। 5वां है, व्यष्टि आर्थिक समस्याओं के निदान में कीमत संयंत्र अर्थात मांग और पूर्ति बलों की क्रिया निर्णायक होती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं में जैसे रोजगार, गरीबी, अस्फीति आदि समाधान सरकारी भूमिका निर्णायक होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार सिद्धांत के द्वारा जाना जाता है। ये आपका अंतर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व। देखिए व्यक्तिगत इकाइयाँ मिलकर ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था, देखिए अलग अलग एक एक व्यक्ति मिलेगा तब ना ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था बनेगी, एक अकेले तो नहीं बन जाएगी। तो व्यक्तिगत इकाइयाँ मिलकर ही क्या करती है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था बनाती। अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक विश्लेषण के लिए व्यक्तिगत इकाइयों का ज्ञान आवश्यक होता है। इसका आपका पहला पॉइंट है। दूसरा, आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक। देखिए आपके पास क्या समस्या, आर्थिक समस्या रिलेटेड, आर्थिक मतलब रुपये पैसा, जो भी समस्या होता है उसका ये सहायक होता है। यहाँ दे दिया है, आर्थिक विश्लेषण में कीमत निर्धारण एवं वितरण की समस्याएं महत्वपूर्ण होती है। इन समस्याओं का निदान सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण से किया जाता है।
आगे आपका है आर्थिक नीति, मतलब आर्थिक से समझे मतलब रुपया पैसा, इससे संबंधित क्या नीति है, नियम बनाया गया। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत एवं विशिष्ट इकाइयों का विश्लेषण ही सरकार को आर्थिक नीतियां बनाने का आधार प्रदान करती है। फोर्थ नंबर, व्यवहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान में सहायक। तो सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण द्वारा व्यवहारिक अर्थशास्त्र की शाखाओं जैसे राजस्व, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र इत्यादि की समस्याओं को समझने में सहायक होती है। नेक्स्ट है 5 नंबर, पूंजीवादी प्रणाली की कार्य प्रणाली में सहायक। देखिए सिर्फ आपको इसका पॉइंट याद रखना, बाकी अपने तरीका से लिख दीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होता है जिसमें केंद्रीय समस्याओं से संबंधित निर्णय मांग एवं पूर्ति बलों की स्वतंत्र क्रियाशीलता वाली कीमत संयंत्र द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था, इससे पहले आपको लिखना चाहिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता। देखिए जो आपका डिफिनेशन होता है उसी के आधार पर विशेषता निर्भर करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के हम डिफिनेशन बताएं, जिसमें एक व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया था। इसका विशेषता क्या हो जाएगा, पहला देखिए क्वेश्चन आएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं को लिखें, तो इसका विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सहायता से व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन, उपभोग, व्यक्तिगत लागत आदि घटकों की व्याख्या की जाती है। दूसरा, अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन। तो सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण अर्थशास्त्र के छोटे छोटे चरों का अध्ययन करता है। इसमें बड़े नहीं बल्कि छोटे छोटे चरों का, जैसे एक फर्म का, एक उद्योग का, एक उपभोक्ता, एक इत्यादि। इन अति सूक्ष्म चरों का व्यक्तिगत प्रभाव इतना कम होता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। अब मान लीजिए आप एक बार आदमी के बारे में चर्चा करोगे, या आप मान लीजिए जानकारी प्राप्त की कि राम नाम का एक व्यक्ति है जो इतना कमा रहा, मान लीजिए महीना का 50,000, तो ऐसा थोड़ी है कि पूरे भारत का आप इनकम प्राप्त कर लिए। तो इसका मतलब एक का अध्ययन हो रहा है तो व्यष्टि में, और व्यष्टि का आप इसका अध्ययन करें तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन। तो तीसरा, सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण में मांग एवं पूर्ति दशाओं के आधार पर व्यक्तिगत इकाइयों की कीमत का निर्धारण किया जाता है। इस चैप्टर का आपका इतना ही है, और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। अब एक एक करके अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। देखिए पहला पेज आपका है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा ये है, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो हम लोग इसमें देख लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, उसका अर्थ देख लें, उसका विशेषता देख लें, आर्थिक क्रिया देखें, आर्थिक क्रिया का प्रकार देखें। अब इससे रिलेटेड और आपको क्वेश्चन के बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जो कुछ दिन में आपको मिल जाएगी। और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।